हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो हम लोग देखेंगे ये आपके सामाजिक अध्ययन है सीटेट पेपर 2 के लिए 6 to 8 मैंने हिस्ट्री पूरा टोटल एक लाइन से एक क्वेश्चन निकाल के कंप्लीट करा दिया है। ज्योग्राफी भी मैंने कई क्लास आपको प्रोवाइड करवाया है, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन भी कई क्लास प्रोवाइड करवाया है। लेकिन अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है कि अब तक 2011 से लेकर 2021 तक में किस एक्सरसाइज से कितना प्रश्न पूछा गया है और किस तरह का प्रश्न पूछा गया है और किस प्रश्नों का कितना बार रिपीट किया गया है, और कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपका किसी एक एक्सरसाइज से पूछे गए प्रश्न किसी भी कीमत पर नहीं छूटेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का मार्केट में मार्कर आता है, इस तरह के मार्कर को आपको ख़रीद लेना है। इस तरह का मार्कर आता है, 3-4 कलर का आप मार्कर खरीद सकते हैं। 20-20 रुपया, 15-15 रुपया में आता है। और एक इस तरह का सिंपल भी आता है इस तरह का। और ये आपका जैसे ये बुक है तो इसका कोई आप एक्सरसाइज जिस एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है उस एक्सरसाइज को ऐसे खोलना है और देखना है कि किस लाइन से कौन सा प्रश्न पूछा गया है और उसको अंडरलाइन कर देना है। जितना प्रश्न अब तक में पूछा गया है, जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, अगर आपके पास नीट एंड क्लीन बुक है तो आप उसको उस ट्रिक से कर सकते हैं। उसको अंडरलाइन करके तो हमें इसी मार्कर का यूज करना है और किस प्रकार हमें बुक से उस एक्सरसाइज से कैसे पढ़ना है, कैसे बुक से पढ़ना है, क्या करना है, अभी मैं सब कुछ आपको डिटेल में करके बताऊंगी, समझाऊंगी। और अभी जो आप ये देख रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी, इससे अब इस क्लास को देखने के बाद अगर इस अध्याय से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को समझा है, मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक को आपने फॉलो किया है, और बाकी कई क्लास मैंने ज्योग्राफी का सौरमंडल में पृथ्वी मैंने बॉल की मदद से बोर्ड पर बहुत डिटेल में बताया है। उन सब क्लास को देखने के बाद इस एक्सरसाइज से पूछे गए किसी भी प्रश्न का आंसर आप मिस नहीं कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा। और ऐसा भी हुआ है कई बार कि एक एक्सरसाइज से लगातार 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी में सौरमंडल में जो पृथ्वी एक्सरसाइज है क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 जो है, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, ज्योग्राफी है आपका NCERT कक्षा 6 सौरमंडल में पृथ्वी, किस एक्सरसाइज में किस तरह के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब हम लोग अभी समझाएंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और स्टेट के लिए या NCERT के सामाजिक अध्ययन के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये NCERT का है और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में मदद कर सकता है। अभी फ़िलहाल फोकस है सीटेट को लेकर। तो ये है आपका पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। ये जून 2011 में पूछा है, यानी कि पहला एग्जाम जो सीटेट का हुआ था उसमें पहले एक्सरसाइज से पहला प्रश्न था, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। यह गोल है, यह ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, यह मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको हम लोग बुक में देखेंगे। ये देखिएगा, ये आपका एक्सरसाइज सौरमंडल में पृथ्वी है और पृथ्वी के बारे में सवाल किया गया है। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी टॉपिक निकाला है, जिस तरह के आप देख रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या था कि पृथ्वी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पृथ्वी का पूरा डिटेल है, लेकिन प्रश्न क्या था, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इसको इस तरह से आप इस कलर पेन से इसको आप इस तरह से कर दीजिएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब आप इसको जब इस पेज को पलटिएगा आपको ये याद हो जाएगा और ये भी माइंड में हिट करेगा कि ये पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं भू-आब वाला, इससे भी एक प्रश्न है। आगे जब आप जाइएगा तो आपको ये पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में ये आ गया है कि पृथ्वी से एक प्रश्न पूछा है, तो इसमें जितनी भी लाइनें हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं कि ये दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसको भू-आब कहा जाता है। क्यों? अब इसका आपको पूरा अध्ययन करना होगा, क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हैं अभी कूट में प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी को भू-आब कहा जाता है क्यों। अब A देगा, B देगा, C देगा, इसीलिए इस पर आपको पूरा फोकस बनाना होगा बिल्कुल डिटेल में। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं 2-3 तिहाई ये पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, फिर नीचे में आपको तथ्य दे देगा। तो चूंकि अंतरिक्ष में से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे नीला कहा जाता है। दूसरा कूट आपको दे देगा, इसमें 2/3 सतह जो है ये पानी से ही ढकी हुई है, इसीलिए इसको नीला कहा जाता है। दोनों सही है। तो आपका ये समझना है आपको कि अब इस टॉपिक को उठाकर आपको पूरा पढ़ना है। मुश्किल से इसमें
आपका 10 लाइन होगा। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन है, 10 लाइन एक टॉपिक पे पढ़ना है, क्योंकि अब आपका माइंड यहाँ पर क्लियर है कि इससे प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या है, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे आपका ऑप्शन क्या है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि यह ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, क्योंकि ये भी है, आपने अभी देखा है इसको किसी नीला ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये ध्रुवों के पास हल्की चपटी है। हालांकि ये आपने पढ़ा, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ है कि अंतरिक्ष से देखने पर, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब है, तो आपका हो जाएगा ये ध्रुवों के पास हल्की चपटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ध्रुवों के पास हल्की चपटी है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, ये 2011 में पूछा गया है और कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ है ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा, ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। और ये हमेशा याद रखिएगा, एक ही एक्सरसाइज का प्रश्न चल रहा है, सौरमंडल में पृथ्वी। अब ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, ये नवंबर 2012 में पूछा गया है। आपको यहाँ समझना है कि ऐसा कौन कौन सा ग्रह है जिससे कहा गया है कि ये गैस से बना हुआ है। तो आपके इसी बुक में जब आप लास्ट का पेज देखिएगा तो उसमें सौरमंडल का दिया हुआ है पूरा वर्णन चित्र के साथ, ये वाला। और इससे आपको वो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा गैस से बना है, कौन सा ठोस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ सबसे नीचे आप जब आते हैं तो यहाँ है बाह्य ग्रह, यानी जो ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और जो बड़े आकार में है, ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। जो सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार में है, यहाँ पर आपको देखना है। तो अब आपको यहाँ पर इसमें स्पष्ट आकार दिख रहा है सूर्य से दूरी। सबसे पहले जो है आपका बुध है, देखना है ये बुध है जो कि सूर्य के बहुत नज़दीक है, छोटा है। फिर आपका वीनस है, शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है। तो ये चारों तो बहुत सूर्य के पास है। बीच में क्षुद्र ग्रह आपका आता है, उसके बाद ये ग्रह जो है बड़े भी हैं, सूर्य से दूरी भी है इनकी। चूँकि नेपच्यून बड़ा नहीं है लेकिन ऑप्शन में है, तो आपको वो देखना है। देखिए कौन सा हो गया आपका, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, जो कि तरल और गैस पदार्थों से बने हुए हैं। तो आपको याद क्या करना है, सीधा यहाँ पर आपको मार्कर लेना है और यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है तो मैंने एक दूसरे कलर का मार्कर लिया, यहाँ से आपको ऐसे इसको कर देना है। देखिए सूर्य से बहुत दूर जो ग्रह होता है उसको बाह्य ग्रह भी कहते हैं और उसका आकार भी बड़ा होता है और वह गैस और तरल पदार्थ से भी बना होता है। इसको हमने समझा। आप प्रश्न को देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या आपने देखा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये तो था ही, लेकिन नेपच्यून भी सबसे लास्ट में था, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन आया जो कि नवंबर 2012 में पूछा था। अगला देखिएगा, फिर पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। ये भी नवंबर 2012 में पूछा था। इसके पहले भी जो आपने देखा वो भी नवंबर 2012 में पूछा था। और ये वाला जो प्रश्न है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है, तो ये सौरमंडल में पृथ्वी से नहीं है। ये आपको पता है, लिखने में मिस्टेक हो गया है, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चंस को बनाने में, लिखने में, तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में आपको ये प्रश्न मिलेगा। और फिलहाल आप ये जो है आपका बिल्कुल लिखेंगे। ये प्रश्न जो आपका है ये पृथ्वी की गतियों से है कि घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये पृथ्वी की गतियों से प्रश्न था, तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकता है, क्या कहलाता है। ये भी नवंबर 2012 में पूछा गया है। इसी एक्सरसाइज से सौरमंडल में पृथ्वी से देखिएगा, एक साल में 2 प्रश्न, अगला और आगे और भी मिल सकता है। तो पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता है वो, लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, वो क्या कहलाता है, तारे या तारेमंडल, ग्रह या खगोलीय पिंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिंड जिसे यहाँ पर आपका है, इनके पास अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता है। किसके पास, कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। तो यहाँ तक तो हमें कोई सॉल्यूशन ऑप्शन नहीं नज़र आया, लेकिन जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। तारे कहते हैं जिनके पास अपना उष्मा या प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका पहला ही हो जाएगा, पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकता है, क्या कहलाता है, तो वो तारे कहलाते हैं। ना खगोलीय पिंड होगा, ना ग्रह होगा,
न तारे होगा, क्योंकि खगोलीय पिंड क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ये भी आप बुक में देख लीजिएगा, इसको भी आपको अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, इससे भी पूछने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया है खगोलीय पिंड के बारे में। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ये मार्कर आपको बहुत मदद करेगा क्वेश्चंस को याद करने में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बिग बियर किसका उदाहरण है। ये जुलाई 2013 में पूछा गया, और जिस तरह आप देख रहे हैं 2011 से मैंने शुरू किया है बताना आपको, अब ये आ गया बिग बियर किसका उदाहरण है। इसको बुक में हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है आकाशगंगा का, दूसरा है नक्षत्र मंडल का, तीसरा है तारा का, और चौथा है गैलेक्सी का। और मैंने इसको बोर्ड में डिटेल से समझाया है, तो इसको बुक में देखेंगे। यहाँ है आपका कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी तारों द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर, आपको कहीं बिग बियर से प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं अर्सा मेजर से, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर जो है ये नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ मिला, इसको मैंने अंडरलाइन किया। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, बिग बियर किसका उदाहरण है, नक्षत्र मंडल का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, क्यों। और इस प्रश्न को देखिए कितने बार पूछा गया है, जुलाई 2013 में सेम, सितंबर 2015 में सेम, लेकिन दिसंबर 2019 में जो पूछा गया है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या किया है कि कथन दिया है। कथन ए, पृथ्वी से में चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। कथन बी दिया है 2019 की मैं बात कर रही हूँ, दिसंबर में जो पूछा गया है। कथन बी में था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब जो नीचे कूट दिया रहता है कि ए और दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही व्याख्या एक ही नहीं है, या फिर ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है, इस तरह करके आपको समझना है। तो आपको ये समझना है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ये तो सही है। दूसरा है क्या कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में ही पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ये दोनों बातें सही है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर देखना है। लेकिन ये चूँकि आपका ऑप्शन है जुलाई 2013 का ये प्रश्न है, जिसमें कूट नहीं दिया है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है, क्यों। तो पृथ्वी का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, नहीं। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, नहीं। तीसरा है आपका, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो ये वाला आपका ज़्यादा सही है, सबसे ज़्यादा सही है, और यही सही है आपका। अब इसको हम लोग बुक में देखेंगे। ये देखिए यहाँ है आपका, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब आप इसको कभी नहीं भूलिएगा, इस तरह से अगर आप मार्कर से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आप जल्दी में भी बुक को उल्टाइएगा, तो आप उस लाइन को ना चाहते हुए भी आपका रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छे अंक ला सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अब ये छल्ले किससे बने हैं, जिसको आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट है, हमें ये भी जानना है, तो इसको आप एक अलग कलर के मार्कर से आप इसको मार्क करिए कि ये जो छल्ले हैं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियाँ से ये बनी हुई है, और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि इससे 3 प्रश्न निकलने की संभावना है। तो आपको इस यहाँ पर 3 कलर के मार्कर को यूज करके इस तरह से इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो साइड में रहता है रोचक तथ्य, इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो महत्वपूर्ण ये भी है आपका। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं, तो आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर। ये सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो आपने पीछे देखा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देने वाला प्रश्न 3 बार पूछा गया था, 2013, 2015 एंड 2019 में। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है आपको सितंबर 2015 में। प्रश्न है, पृथ्वी को भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। लेकिन आपको मैंने कहा था मुश्किल से 10 लाइन होगा, ये पूरा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आपको विकल्प में आंसर दे दे, कूट में आंसर दे दे। अब देखिए 2015 में वही किया है।
पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये तो सही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, ये कहीं से भी सही नहीं है। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। तो सही विकल्प क्या होगा? तो इसको भूभाग क्यों कहते हैं, बुक में देखेंगे। ये देखिए, पृथ्वी या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहते हैं। तो यही कारण है, एकदम बिल्कुल इस पर जोर दिया जा रहा है कि पृथ्वी को भूभाग कहने का कारण है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो आंसर आपका क्लियर है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब देखिए, इसी 10 लाइन के अंतर्गत आपको सब कुछ दिया था। क्या दिया था कि अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो नीले रंग का दिखाई देगा। ये 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसे नीलाग्र भी कहते हैं। इस पर जीवन भी मौजूद है। यानी कि जितना आपके पास ऑप्शन है, ये सारा चीज़ आपको पृथ्वी का जब आप टॉपिक पढ़िएगा तो सब कुछ आपका दिया हुआ है। लेकिन देखिए, प्रश्न कहाँ से उठाया है कि पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, इसका सही विकल्प बताइए। पृथ्वी के बारे में जब आप पढ़िएगा, दूसरे स्टेज में जाइएगा तो आप देखिएगा जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ये भी ऑप्शन में है। 2/3 सतह जल से ढकी है, ये भी है। लेकिन आपको कैसे आंसर निकालना है, इसी में जो है कैंडिडेट चूक कर जाते हैं और नंबर कट जाता है। तो ये सितंबर 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आप देखेंगे एडुसेट वाला, ये 2 बार इस प्रश्न को दोहराया गया है। एक सितंबर 2016 में इसको पूछा गया है, दूसरी बार इसको दिसंबर 2018 में। प्रश्न क्या है? एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, या सौर मंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह। इसको बुक में हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ साइड में आपका है उपग्रह, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस पर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ देखिए, मानव निर्मित उपग्रह, यह कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे भी ऑप्शन में आता है आपको कि ये क्यों उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपका उदाहरण है मानव निर्मित उपग्रह क्या क्या है, और ये भारतीय है। तो ये एडुसेट जो है, इससे 2 बार प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर सब आपको इनसेट, IRS सब आपको याद रखना होगा। ये भारतीय उपग्रह, तो ऐसे ही आपको टिक करके मार्कर से मार्क करके आपको ये पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एक मानव निर्मित उपग्रह है ये एडुसेट। अगला क्या है? पृथ्वी में हल्का फुल्का फर्क कर देता है क्वेश्चन पूछने में, लेकिन तथ्य उनका वही होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जो मैंने कहा था दिसंबर 2019 में पूछा गया। मैंने पहले आपको वर्णन इसका कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फूट नहीं लिखा है। दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही दिनों में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ये दोनों बातें सही है, तो आपका ये जो कूट आएगा ए और बी दोनों सही है, और ए का सही उदाहरण या सही व्याख्या बी है, तो वही आपको वहाँ पर आंसर करना है। तो इस तरह से आपने समझा। एक प्रश्न और है, ये प्रश्न है आपका, सौर मंडल से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं क्या होता है? तो सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ये तो ये देखिएगा बिल्कुल उल्टा दे दिया है, जो नज़दीक होता है ग्रह वही चट्टानों से बना हुआ है। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको समझना है सूर्य से नज़दीक पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, और वो गैसीय गोला नहीं है, वो तरल पदार्थ से नहीं बना है, चट्टानों से बना है। तो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह होता है वो बना रहता है आपके चट्टानों से, आपके बुक में भी ये स्पष्ट है। और जो दूर रहता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, वो बना रहता है आपके गैस और तरल पदार्थों से। इसका तो कोई मतलब नहीं है सौर मंडल से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों नज़दीक का भी वर्णन हो गया है, दूर का भी। ये देखिएगा, सूर्य के ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती है। सौर मंडल से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमण करता है तो उनकी अवधि बढ़ने लगती है। ये सही है। तीसरा देखिएगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है और ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ऐसा नहीं है जब आप सौरमंडल से दूर हम जाते हैं ग्रहों का आकार बढ़ता है, ये भी उल्टा है। और ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है, ये भी गलत है। तो आपको यहाँ पर इसके लिए इस प्रश्न को के लिए आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पेज पढ़ना है, तो आपको यहाँ पढ़ना है सौर मंडल वाला। आप देख रहे हैं यहाँ याद करने का ट्रिक भी दिया है, माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स।
ये देखिए आप MVEMJSUN। और ये देखिए अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। किसको? बुध को। ये मरकरी, M फॉर मरकरी। फिर शुक्र, आगे बढ़िएगा, शुक्र को अधिक समय लगता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ऊपर में आपका दिया हुआ है सूर्य से दूरी के अनुसार, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो इसको कितना घूमने में क्या समय लगता है, इसको आप इस पेज पर देखिएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। देखिए नज़दीक है तो ये 88 दिन ले रहा है, फिर 255, 365, 687, 11 साल, 11 महीने। तो इस तरह समय बढ़ते जाता है। इससे कोई प्रश्न इधर से अभी नहीं पूछा हुआ है, छल्ले वगैरह से ही लेकर पूछा गया है प्रश्न। अभी तक में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ये टोटल 11 प्रश्न आपने देखा, जिसमें कि कई प्रश्नों को रिपीट किया गया है अब तक में सौरमंडल से जितना भी प्रश्न आपको पूछा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक को लेंगे। तो यहाँ पर हमने बुक को लिया है। अब जितना हमने अंडरलाइन किया, आपने देखा यहाँ पर हमने किया है अंडरलाइन, इसको देखेंगे। अगले पेज में जाएंगे, यहाँ किया है, यहाँ नक्षत्र मंडल वाला अंडरलाइन हमने किया है। यहाँ हमने देखा, हमने इसको अंडरलाइन किया है, लेकिन ये पूछा है तो हमें इसको नहीं छोड़ना है। जब बाह्य ग्रह से प्रश्न पूछा गया है तो आंतरिक ग्रह से भी प्रश्न पूछने की संभावना है, तो इसको भी हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। फिर इस पेज में देखेंगे, इस पेज में यहाँ से पूछा गया है, फिर इस पेज में यहाँ से पूछा गया है, इसको हमने अंडरलाइन किया। फिर इसके नीचे से पूछा गया है, इसको हमने अंडरलाइन किया। फिर इस पेज को अंडरलाइन किया, यहाँ पर मैंने इतना पढ़ा। अब आपको देखना क्या है, क्या क्या छूट रहा है, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और जो कि डार्क शब्द में है, जिसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने जिस तरह से हिस्ट्री में नोट्स आपको दिया था, एक एक लाइन से प्रश्न और उत्तर करवाया था, आप लोगों में से किसी ने भी देखा है तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न सेट करने वाले कितने तेज होते हैं, उन्हें पता है कि जो डार्क शब्द में है बच्चे उसे, कैंडिडेट जो है उसको ही पढ़ाएंगे ज़्यादा जोर लगाकर। जैसे उल्का पिंड है आपका, जैसे यहाँ आपका नीचे देखेंगे आकाश गंगा है, तो वो समझते हैं कैंडिडेट इस पर ज़्यादा फोकस करेगा तो वो वहाँ से प्रश्न ही नहीं बनाते हैं, वो कहीं और से प्रश्न निकालते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको एक एक लाइन पूरे बुक का पढ़ना होगा। जो डार्क में है वो छोटे बच्चे का, चूँकि क्लास है छोटे बच्चे के लिए उसे डार्क किया गया है, लेकिन आप जब पढ़िएगा, जब आप बिना डार्क किए लाइन से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपने उसको अंडरलाइन किया, फिर जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके मन में होगा जो डार्क शब्द है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आपको एक एक लाइन पढ़ना होगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। तो जिस तरह मैंने हिस्ट्री में नोट्स दिया है, उसी तरह ज्योग्राफी में भी आपको एक एक लाइन से नोट्स समझते हुए पढ़ना होगा, क्योंकि मैं समझते हुए बताती हूँ आपको। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज था, सौरमंडल में पृथ्वी, जिसपे कि मैंने बताया अब तक में 2011 से लेकर 2021 तक में कितना प्रश्न, किस प्रकार प्रश्न पूछा गया, किस प्रश्न को रिपीट किया गया, और बुक में भी मैंने उदाहरण के साथ समझाया। तो इस तरह हमें हाथ से बनाना होता है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन लेट भी हो, तो आप लोग को धैर्य रखना है, घर में मेहनत करना है, प्रयास करना है। बाकी जिनको नोट्स बनाना है, लिखना है, वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार इस तरह की चीज़ को समझ लेते हैं कि किस एक्सरसाइज से कितना प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम लोग बोर्ड पर रिवीजन करेंगे। बाकी आपको इसी तरह से पढ़ना है जैसे मैंने बताया। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको NCERT के क्लास 6, 7, 8 का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री नोट्स के साथ मिल जाएगा, राजनीतिक शास्त्र, ज्योग्राफी सब कुछ मैंने करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।